हाय गाइस, मैं आपका के.एस. फौजी आज आपके सामने भारत की प्रमुख नदियों के बारे में कुछ ऑथेंटिक जानकारी लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान से देखें और सुने, जिससे कि आपके भी अगर आपने एक बार इसे ध्यानपूर्वक देख लिया, सुन लिया, तो आई होप आप इन फ्यूचर कभी भी नदियों के बारे अगर आपकी किसी भी परीक्षा में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ आप बहुत ही ध्यान से देखें और सुने। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। आपकी जो फर्स्ट जो नदी है वो है हिमालयी नदियाँ से आपसे आज का सेशन शुरू करता हूँ। हिमालयी नदियाँ यानी जो मुख्य हिमालय नदी प्रणाली गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। हिमालय की नदियाँ बड़े बेसिन बनाती हैं। जो हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो बड़े पैमाने पर बेसिन बनाती हैं। कई नदियाँ हिमालय से होकर गुजरती हैं, कई नदियाँ हिमालय से होकर गुजरती हैं। खड़ी चट्टान वाले इन गहरी घाटियों का निर्माण हिमालय के उत्थान की अवधि के दौरान नदी के कटाव से हुआ था। वे नदियों के ऊपर तीव्र कटाव करते हैं, मतलब बहुत ही तेज रफ्तार से ये कटाव करते हैं। और रेत और गाद का भारी भार उठाते हैं। मैदानी इलाकों में वे बड़े मेंडर्स बनाते हैं और बाढ़ मैदानों, नदी की चट्टानों और लवेस जैसी विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का निर्माण करते हैं। क्या क्या करते हैं? जो हिमालय से निकलने वाली नदी है वो मैदानी इलाकों में बड़े मेंडर्स बनाते हैं और बाढ़ मैदानों में नदी की चट्टानों और लवेस जैसी विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का निर्माण करते हैं। ये नदियाँ हिमालय की जो नदियाँ हैं ये बारहमासी है। बारहमासी मीन्स मतलब 12 के 12 महीने, यानी हर टाइम इनमें पानी रहता है, क्योंकि उन्हें वर्षा पानी मिलता है, क्योंकि उन्होंने वर्षा से पानी मिलता है और साथ ही साथ बर्फ़ भी पिघलती है, जिससे वो पानी का रूप ले लेती है, जिसमें हमेशा पानी रहता है। इसी कारण से इनमें हमेशा पानी रहता है। इन्हें बारहमासी नदियाँ भी कहा जाता है। और अपने पाठ्यक्रम की लंबी दूरी पर नेविगेट करने योग्य होते हैं। इन नदियों में पनबिजली उत्पन्न करने के लिए जो अपस्ट्रीम जलग्रहण क्षेत्र में भी दोहन किया जाता है। मतलब पनबिजली, जैसे आपने कई बार सुना होगा पनचक्की भी नदी के जो बहाव है, पानी का बहाव है, उससे चलाई जाती थी। आटा जो भी नाश्ता उससे पीसा जाता था, उसे पनचक्की कहते थे। और पनबिजली यानी जो इसके बहाव से बिजली उत्पन्न करते थे बहुत ही भारी मात्रा में, तो इसमें भी ये बहुत सहायक होती थी। नेक्स्ट आपकी सिंधु का उद्गम, जो उसका निकलने का उद्गम स्थल है, वो तिब्बत में कैलाश पर्वत की उत्तरी ढलान में मानेसर झील के पास हुआ है। मानेसर झील, इस सेशन से आपको क्या है, जो नदियों के साथ साथ झीलों के बारे में, दर्रे के बारे में, ये सब नॉलेज यहीं से मिल जाएगी। यह सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत, जो आपका कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत की उत्तरी ढलान मानेसर झील के पास हुआ है। यह तिब्बत के मध्य यानी बीच से उत्तर पश्चिम होते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। जो जम्मू और कश्मीर है उसमें फिर वो उसी क्षेत्र से हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। यह इस हिस्से में एक
सुरम्य कंठ बनाता है। जो सुरम्य कंठ है वो इस हिस्से में बनाता है। कई सहायक नदियाँ हैं इसमें, फिर कई सहायक नदियाँ हैं जैसे जस्कर है, शोक है, नुरबा और हुजा कश्मीर क्षेत्र में शामिल हो जाती है। कश्मीर क्षेत्र में शामिल हो जाती है। यह लद्दाख बल्टिस्तान गिलगित के क्षेत्रों से होकर बहती है। यह जो लद्दाख, जो लेह लद्दाख वाला एरिया है, बल्टिस्तान और गिलगित के क्षेत्रों से होकर बहती है। और जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज के बीच चलती है। लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज के बीच चलती है। यह नट पर्वत है, जो नट पर्वत के उत्तर में स्थित अटोक के पास 5,181 मीटर गहरे कंठ के माध्यम से हिमालय को पार करती है। गहरे कंठ के माध्यम से हिमालय को पार करती है और बाद में पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले, और बाद में जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो उससे पहले दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर झुकती है। पाकिस्तान में एंट्री करने से पहले ये दक्षिण और पश्चिम दिशा में झुकती है। भारत और पाकिस्तान दोनों में बड़ी संख्या में सहायक नदियाँ हैं और स्रोत से लेकर कराची के पास बिंदु तक कुल 2897 किलोमीटर की लंबाई है। 2897 किलोमीटर की लंबाई है, जहाँ यह अरब सागर में गिरती है। फिर ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट आपकी झेलम नदी। झेलम का उद्गम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में वेरीनाग के झरने में होता है। वेरीनाग एक जगह है, उसके जो झरना है उसमें से होता है। यह वेलूर झील में बहती है और साथ के साथ यह वेलूर झील में बहती है, जो उत्तर में स्थित है, जो उत्तर यानी नॉर्थ में स्थित है। और फिर बारामूला में है। बारामूला भी एक कश्मीर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये बहती है। और बारामूला और मुजफ्फराबाद के बीच यह पीर पंजाल रेंज में नदी द्वारा काटे गए एक गहरे कंठ में प्रवेश करती है। पीर पंजाल अपना जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर है, उसमें एक पहाड़ी भी है पीर पंजाल के नाम से। उसी रेंज पे नदी द्वारा जो काटे गए एक गहरे कंठ में प्रवेश करती है। मुजफ्फराबाद में किशन गंगा में एक दाईं तट की सहायक नदी है। मुजफ्फराबाद में किशन गंगा में एक दाईं तट की सहायक नदी है। यह पंजाब के मैदानों में बहने वाली भारत पाकिस्तान सीमा का अनुसरण करता है। जो पंजाब के मैदानों में बहने वाली जो भारत पाकिस्तान सीमा का अनुसरण करता है, अंत में त्रिमूल चेनाब में शामिल हो जाती है। त्रिमूल पंजाब चेनाब में शामिल हो जाती है। और साथ के साथ दोस्तों, मैं आपको कुछ खास बातें भी बीच बीच में बताता रहूँगा। जैसे कि जो कुछ खास बातें हैं, हमारी जो कुछ खास बातें हैं वो इस प्रकार है। जैसे अगर आपसे बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले जो गंगा नदी है हमारी, जब वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जो गंगा नदी जो हमारी गंगा नदी है, वो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो गंगा नदी है वो कौन कौन सी स्टेट से होकर निकलती है, ये गुजरती है, तो आप उसका आंसर लिख सकते हो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन स्टेटों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है जो आपकी, वो है चिनाब नदी। चिनाब दो नदियों के संगम से उत्पन्न होती है। चिनाब नदी है जो, वो दो नदियों के संगम से उत्पन्न होती है। कौन कौन सी? एक है चंदर
और भागा, चंद्र और भागा, जो खुद लाहौल में बारालाचा दर्रे के, जो लाहौल में बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलती है। बारालाचा एक दर्रा है, उसके दोनों ओर से निकलती है। इस नदी को हिमाचल प्रदेश में, जो यह नदी है चिनाब नदी, इस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के रूप में भी जाना जाता है। चंद्रभागा नाम से भी इसे जाना जाता है चिनाब नदी को। किसमें? हिमाचल प्रदेश में। यह उत्तर पश्चिम दिशा में, यह जो उत्तर पश्चिम दिशा में पीर पंजाल रेंज के समानांतर चलती है। जो उत्तर पश्चिम दिशा है वह पीर पंजाल रेंज के समानांतर साथ साथ चलती है और किश्तवाड़ के पास सीमा के माध्यम से कट जाता है। किश्तवाड़ के पास जाकर ये सीमा के माध्यम से कट जाता है। यह अखनूर के पास, पंजाब में जो अखनूर है, अखनूर के पास पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है। अखनूर से होते हुए यह पंजाब के अंदर एंट्री मारती है चिनाब नदी, और बाद में झेलम से जुड़ जाती है, और बाद में फिर यह झेलम नदी से जुड़ जाती है। नेक्स्ट आपकी रावी नदी। रावी नदी यानी ब्यास की उत्पत्ति ब्यास कुंड में होती है। जो रावी नदी है, इसकी उत्पत्ति है जो ब्यास कुंड में होती है, जो रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। जो रोहतांग दर्रा है उसके पास स्थित है। यह मनाली और कुल्लू से गुजरती है। मनाली और कुल्लू, यह एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ आपने देखा होगा देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ आते हैं, और अपने भारतीय यात्री भी जैसे अपनी छुट्टियाँ काटने या हनीमून मनाने, खासकर कुल्लू और मनाली का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। कुल्लू और मनाली से गुजरती है, जहाँ इसकी खूबसूरत घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। यह पहले कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। यह पहले मंडी शहर से उत्तर पश्चिम मार्ग और बाद में एक प्रतीक यानी अलग मार्ग से निकलती है, जो कि पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है। जो पंजाब है उसके मैदानों में फिर ये एंट्री करती है। यह कुछ सहायक नदियों में शामिल होने के बाद हरिका के पास सतलज नदी में मिलती है। कुछ सहायक नदियाँ में शामिल होने के बाद, जो इसकी सहायक नदी है उनमें शामिल होने के बाद यह हरिका के पास सतलज नदी, जो सतलुज नदी है अपनी, उसमें मिल जाती है। नदी की कुल लंबाई, जो यह नदी है इसकी कुल लंबाई 615 किलोमीटर है। 615 किलोमीटर है। रावी कांगड़ा हिमालय में रोहतांग दर्रे के पास उत्पन्न होता है। उत्तर पश्चिम मार्ग पर चलता है। यह डलहौजी के पास दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है। डलहौजी के पास उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ती है, और फिर माधोपुर के पास पंजाब के मैदान में प्रवेश करते हुए, जो माधोपुर के पास पंजाब के मैदान में प्रवेश करते हुए धौलाधार रेंज में एक कंठ काटता है। धौलाधार है जो, उसमें एक कंठ काटता है। यह पाकिस्तान में प्रवेश करने और चिनाब नदी में शामिल होने से पहले कुछ दूरी तक भारत पाकिस्तान सीमा के हिस्से के रूप में बहती है। यह नदी की कुल लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। तो एक खास बात और, लुधियाना और फिरोजपुर, जो लुधियाना आपका और फिरोजपुर है वो सतलुज नदी के तटों पर स्थित है। जो सतलुज नदी है उसके तट पर स्थित है लुधियाना और फिरोजपुर। नेक्स्ट आपका सतलुज नदी की उत्पत्ति राकस झील से होती है, जो एक धारा द्वारा मानेसर झील से जुड़ी हुई है। एक धारा द्वारा मानेसर झील है जो उससे जुड़ी हुई है, जो तिब्बत में है।
तिब्बत में है। इसका पानी उत्तर पश्चिम दिशा में बहता है। इसका जो पानी है, इसका बहाव है, वो उत्तर पश्चिम दिशा में बहता है। और सिपकी दर्रे में, जो सिपकी दर्रा है, सिपकी दर्रे में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जो सिपकी दर्रा है उसके द्वारा वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ यह स्पीति नदी से जुड़ती है। जहाँ यह नदी स्पीति नदी से जुड़ती है, स्पीति नदी से यह हिमालय की श्रेणियों में गहरे घाटियों को काटती है। जो यह हिमालय की श्रेणियों में गहरे घाटियों को काटती है और अंत में एक पहाड़ी श्रृंखला नैना देवी धार, पहाड़ी श्रृंखला एक नैना देवी धार, जहाँ भाखड़ा बांध में पानी का एक बड़ा भंडार है। भाखड़ा बांध में, भाखड़ा बांध आपने सुना होगा, उसका एक बहुत बड़ा भंडार है, जिसे गोविंद सागर कहा जाता है, जिसे गोविंद सागर भी कहा जाता है। गोविंद सागर में एक कंठ काटने के बाद पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। गोविंद सागर से यह रूपार के नीचे पश्चिम की ओर मुड़ता है और बाद में ब्यास से जुड़ जाता है, और बाद में फिर ये ब्यास नदी से जुड़ जाता है। यह सुलेमंकी के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सुलेमंकी एक जगह है, उसके पास फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और बाद में चिनाब से जुड़ जाती है। फिर बाद में चिनाब नदी से जुड़ जाती है। इसकी कुल लंबाई, जो इसकी कुल लंबाई है, वो 1500 किलोमीटर लंबी है। 1500 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट आपका यमुना नदी। यमुना गंगा आपने सुना होगा, तो यमुना नदी आपकी नेक्स्ट है यमुना नदी। भारत में यमुना नदी को गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी, अभी मैंने आपको बताया गंगा यमुना का दोनों का इकट्ठा नाम आता है तकरीबन। भारत में, जो भारत अपना इंडिया पर, उसमें हिंदुस्तान में यमुना नदी को गंगा की, जो गंगा नदी है उसकी सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी माना जाता है। सबसे पश्चिमी और सहायक नदी माना जाता है। इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। यमुनोत्री हिमनद से इसका अधिकतर, जो ज़्यादातर जल सिंचाई के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में आता है। जो इसका जल है यमुना नदी का, वो सिंचाई यानी खेतीबाड़ी में काम आता है, वो यमुना नहरों और आगरा नहर में आता है। नेक्स्ट आपका रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, यह नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से, जो गढ़वाल है अपना, उसकी पहाड़ियों से निकलने वाली एक छोटी नदी है। मतलब जो रामगंगा नदी है, यह गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली एक छोटी नदी है। यह नदी आखिर में कन्नौज के निकट, जो कन्नौज है उसके निकट गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। जो रामगंगा नदी है, कन्नौज के, जैसे कश्मीरी सेब होते हैं, ऐसे ही कन्नौज के भी सेब बहुत ही मशहूर होते हैं। वहाँ से कन्नौज के निकट गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। तो नेक्स्ट आपका गागर यानी घाघरा नदी। घाघरा नदी, भारत में घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्र में, भारत में घाघरा नदी को, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें करनाली या कोरियाला और मैदान में घाघरा कहते हैं, घाघर कहते हैं। शारदा जो नदी है इससे मिलती है, शारदा नदी भी इससे मिलती है। और अंत में छपरा बिहार में यह नदी गंगा में विलीन हो जाती है। जो बाद में जो छपरा, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है छपरा के अंदर यह गंगा नदी में जाकर विलीन हो जाती है, मिल जाती है। तो नेक्स्ट आपकी गंडक नदी। यह नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। बिहार के चंपारण
बिहार के जो चंपारण है, चंपारण ज़िले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है। फिर यह भी कौन सी गंडक नदी है जो ये भी बिहार के चंपारण ज़िले में यह गंगा मैदान में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट, और पटना जो शहर है जो बिहार में पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी के पास जाकर मिलती है। फिर सोनपुर में ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, कौन सी, गंडक नदी। नेक्स्ट आपकी काली 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 गंगा, सरदा या सरजू। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के, इस नदी का जो उद्गम है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में है। यह भारत नेपाल, जो भारत नेपाल सीमा है, बॉर्डर है हमारा, के साथ बहती है। कौन सी, काली या काली गंगा या शारदा या सरजू भी इसे बोलते हैं। जहाँ काली या चाय कहा जाता है, जहाँ इसे काली या चाय कहा जाता है, घाघर नदी में जाकर मिल जाती है, घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट आपकी बेतवा नदी मध्य प्रदेश में, जो एमपी है अपना, उसमें भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई, उत्तर पूर्वी दिशा अपनी उसमें बहती हुई भोपाल, ग्वालियर, झांसी आदि जिलों में होकर बहती है। नेक्स्ट आपकी सोन नदी गंगा के दक्षिण तट पर, जो गंगा है उसके दक्षिण तट पर मिलने वाली यह एक बड़ी सहायक नदी है, सोन नदी, जो अमरकंटक पठार से निकलती है, जो अमरकंटक पठार है उससे निकलती है, सोन नदी से निकलती है। पठार के उत्तरी आपके जो पठार है उसके उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास, आरा और पटना ये दोनों बिहार में है, के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है, गंगा नदी में। तो आपने सुना होगा कि बिहार स्टेट है जो, वो इतना गरीब क्यों है। वो इसलिए गरीब है क्योंकि वहाँ पे जो नदियाँ हैं सबसे ज़्यादा बाढ़ लाती है, और उस बाढ़ से जो जन धन की हानि होती है वो उसी कारण से वो जो बिहार है, बिहार के लोग इतने गरीब हैं क्योंकि वहाँ पे जन धन की बहुत हानि होती है बाढ़ के कारण। तो आपको एक ख़ास बात और बता दें, ख़ास बात ये है कि रावी का पौराणिक, जो रावी नदी है उसका जो पौराणिक जो पुराना तथा वैदिक नाम है वो पुरुषानी या इरावती भी कहते हैं इसे, किसे, रावी को पुरुषनी या इरावती भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रह्मपुत्र नदी को बर्मा की बेटी भी कहा जाता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बर्मा की बेटी भी कहा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र, एक विश्व की जो विश्व है, वर्ल्ड है, उन नदियों में से, बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र, जो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानेसर झील के निकट चमायुगुंडक हिमनद में से निकलती है, चमायुगडुंग हिमनद से निकलती है। ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, यानी जो वर्मा जी, हमारे वर्मा जी के बेटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आपकी कोसी नदी है, जो आपकी ये लास्ट एंड फाइनल नदी है, जो इस प्रकार कोसी नदी गंगा नदी की सबसे, जो कोसी नदी है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, कोसी नदी भी। इसका उद्गम स्थल है वो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य जो धारा है वो अरुण निकलती है। इस नदी में बाढ़ बहुत आती है,
जो कोसी नदी है इसमें बाढ़ बहुत आती है, जिससे अपार जनधन में हानि होती है, जनधन में हानि होती है, इसलिए इसे शोक नदी भी कहते हैं। अगर आपके परीक्षा में अगर ये पूछा जाए कि शोक नदी किसे कहते हैं, तो आपका सही आंसर होगा कोसी नदी को। कोसी नदी को ही शोक नदी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये पोस्ट आपको कैसी लगी, या कुछ आपके मन में कोई सवाल उठ रहा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट के द्वारा आप मेरे को बताएं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, ये पोस्ट है जो आप अपने दोस्तों को शेयर करना, और इस पर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इसे बनाने में, मैं बहुत ही कीमती टाइम निकाल कर आप लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए ये ऐसी ऐसी पोस्टें लेके आता हूँ, और ऑथेंटिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मेरी और वीडियो जो जीके क्वेश्चन अदर्स जितनी वीडियो में डालता हूँ उनकी जानकारी पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय, थैंक यू।